हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल? ओके, सब लोगों को म्यूट कर रखा है ना? ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग मनीषा। गुड इवनिंग महक। ओके, तो आज तुम लोगों को पता है ना, संडे को टेस्ट है तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का। हेलो खुशी, संडे को टेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग का। आई होप सारे बच्चों को पता होगा। Yes, sir. ओके, तो कुछ और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? विनय सर, आप मुझे को होस्ट बना देंगे, मैं एडमिट कर दूंगा स्टूडेंट्स को। जी 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 सर। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट संडे को है, ठीक है। आज के टॉपिक अपन लोगों को क्या 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 पढ़ने हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अपन लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सबको पता होगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, और सभी टीचर्स बोलते होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और रियली बहुत इंपॉर्टेंट सर, जो चैप्टर संडे को टेस्ट होगा उसमें सारे चैप्टर मतलब पूरा टॉपिक आएगा, पूरा फुल है। चैप्टर? यस, पूरे टॉपिक आएंगे। शायद MOT से क्वेश्चंस ना आए, तो मतलब मैं जितने टॉपिक कवर करूंगा शायद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी एक बार तुम लोग रिवीजन कर लेना, NCERT को देख लेना, ठीक है। वैसे तो तुम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, शायद एक आध क्वेश्चन आ सकता, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था क्या? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड से फजांस रूल जो है अपन लोगों ने कवर कर लिया था। आई होप तुम लोगों को नोट्स वगैरह सब प्रॉपर मिल गए होंगे, है ना? अगर जिसको नोट्स नहीं मिले हैं, मैंने अपलोड कर दिए थे नोट्स, शायद मिल गए होंगे। चलो, मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। एक मिनट। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कैसे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आयोनिक बॉन्ड बताया था वन साइडेड शेयरिंग, सॉरी, आयोनिक बॉन्ड बताया था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, वो अपन लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोई बताएगा? म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन साइडेड शेयरिंग नहीं, बोथ साइडेड शेयरिंग। मतलब जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये इसके साथ शेयरिंग करेगा और ये इसके साथ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करते हैं तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यही बॉन्ड जो है वो यूज में आएंगे, ध्यान देना।
अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? और उसको कितने की जरूरत होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? इलेक्ट्रॉन की। तो ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कर लेता है और ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड आएगा। और इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन की बात करी जाए तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मतलब नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएंगे तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। जब भी कभी भी कोऑर्डिनेशन ये वाला जो टेस्ट हो तो उसमें एक चीज तुम लोगों को याद रखनी है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर याद कर लिया तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी आसान हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले मैंने कल बताया था फर्स्ट ए वाला ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल्स, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2। फिर मैंने थर्ड ए वाला बताया था बोरॉन फैमिली, है ना? ये जैसे लिथियम वाली फैमिली है और ये बेरिलियम फैमिली है, एंड दिस वन इज बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np1। ये याद रखना है, तभी आगे का कहानी जो है वो समझ पाओगे। अच्छा, फोर्थ ए वाला जो है कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np2। एंड नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ ए है। फिफ्थ ए मतलब नाइट्रोजन फैमिली, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2Np3। नेक्स्ट है कौन सा? 6A। 6A कौन सी फैमिली होती है बताओ मुझे, सारे बच्चे बताएं। ऑक्सीजन। नोबल गैस। फैमिली, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक हैलोजन कॉन्फ़िगरेशन फैमिली। NS2Np4। एंड नेक्स्ट वन इज 7A। कौन सी फैमिली है? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली। वेरी गुड, ठीक है। तो NS2Np5 हो गया आउटर मोस्ट। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बच्चे लोग, लुईस स्ट्रक्चर बनाना सबको आता है? एक आध लुईस स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। लुईस स्ट्रक्चर के लिए जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच फैमिली उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहते, है ना? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहते तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए लुईस ने बताया था कि उसके पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉलो नहीं हो सकता, केवल उसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना कंपलसरी है। लेकिन हाँ, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कार्बन फैमिली है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो कार्बन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, each element having वैकेंट d ऑर्बिटल, उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो इसके लिए वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉलो कर सकते हैं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉलो कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट एलिमेंट के पास कोई भी, जैसे मान लो बोरॉन फैमिली है, तो बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैरियम। तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते। सेकेंड एलिमेंट के पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो सकते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं तो वो अपना एक्सपांड कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपांड कर सकता है। इसकी वजह से वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे, ये चीज याद रखना, अभी लुईस स्ट्रक्चर में काम में आएगी, है ना? लुईस स्ट्रक्चर देखा जाए, देखना, जैसे हमने बोला कि स्ट्रक्चर बनाओ H2SO4 का, मैं सीधे H2SO4 में आता हूं। ओके, H2SO4 का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, मैंने बोला कि H2O का लुईस स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा है ना?
नेक्स्ट कंपाउंड है HClO4, इसका लुईस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कंपाउंड है HNO3, इसका लुईस स्ट्रक्चर। ओके, सारे बच्चे जो हैं लुईस स्ट्रक्चर सबको पता है ना? मुझे बताएं, नहीं पता? लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है? यस सर। ओके, नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, देखो, कभी भी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बोलते क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ना, H2SO4 को। तो सल्फर को हम, जो भी एलिमेंट है मिडिल वाला, जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है, उसको मिडिल में रखते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में भी यही काम आएगा, सेंट्रल एटम। फिर उसके बाद जो है, जस्ट उसके ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं? 4 ऑक्सीजन। क्लियर? उसके बाद जो है हाइड्रोजन। हमेशा जब भी कभी भी ऑक्सी एसिड हो, ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी होना चाहिए उस एसिड में, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। क्लियर? अब सबके इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, सबके इलेक्ट्रॉन फिल कर लो। सल्फर के पास कितने ऑक्सीजन फैमिली का है? कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो बच्चों, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 16। ऑक्सीजन फैमिली का है 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ये सब इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए। और हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। डुप्लेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। तो क्या करता है हाइड्रोजन जो है, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। देखो, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, अपना सेटिस्फाई हो गया, भैया हम तो कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी आई। ऑक्सीजन कहता है कि भाई साहब हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन ये वाला जो है ना, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऑक्सीजन भी खुश हो जाता है, बोला कि भाई नीचे वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, सबको मिल गए। अब बात आती है सल्फर की। अच्छा, ये वाला ऑक्सीजन की बात आती है। देखो, ये वाले ऑक्सीजन की बात आती है, दिख रहा है ना? ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो, जो व्हाइट कलर का है ये, इस वाले ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चेक करो। अब सल्फर जो है, जितने जितने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करी है, उतने उतने इलेक्ट्रॉन की वो भी शेयरिंग करेगा। देखना, इस वाले ऑक्सीजन के पास 1, इसके पास 1 और इसके पास 2। देखो, क्लियर है ना? अब इसका हम स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है वो मुझे बता दो। सल्फर ने ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, नीचे वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, और इधर O और H के साथ 1, इधर O इधर H। पता चल गया ये बच्चे लोग? क्लियर है ये? भाई एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई डबल बॉन्ड। क्लियर? एस के पास तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस, ठीक है। अब देखो, एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ मुझे? 12। सल्फर के पास कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। और ये स्ट्रक्चर वैलिड है, मैंने अभी बताया। देखो, फैमिली का सेकेंड एलिमेंट के लिए ऑक्टेट कंपलसरी नहीं है। अगर ऑक्टेट कंपलसरी है तो वो फैमिली के फर्स्ट एलिमेंट के लिए है। तो सल्फर तो फैमिली का सेकेंड एलिमेंट है, मतलब ये स्ट्रक्चर वैलिड है। इस स्ट्रक्चर में ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? कौन सा रूल? एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ओके, क्लियर बात? अच्छा, H2CO3 का एक बना लेते हैं। H2CO3 का बनाते हैं। देखो, कार्बन है, इधर सेंटर पे रखा। ये वाला क्लियर हो गया ना? H2SO4 वाला क्लियर हो गया? बताएं प्लीज। यस सर। ओके,
H2CO3 का बनाते हैं। C जो है वो इधर है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन, और H कितने हैं 1। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 1 और 1। ऑक्सीजन जो है वो इधर 2 बॉन्ड बनाएगा, इधर से भी इधर से भी। ऐसा स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं। अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ मुझे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8। 8 हो गए ना। देखो अब ये 8 से ज्यादा नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि ये फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट है, कार्बन ही रिस्पॉन्सिबल है ऑक्टेट के लिए। क्लियर। कभी तो एक क्वेश्चन आता है कि NCl5 नहीं बनाता, PCl5 बनाता है। तुम लोग अभी 12th में हो तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि NCl5 क्यों नहीं बनाता, PCl5 क्यों वैलिड है। ये वाला वैलिड नहीं है और दिस वन इज वैलिड। क्यों क्योंकि वैलिड? P के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। यस, P जो है वो फैमिली का सेकंड एलिमेंट है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो अपने को एक्सपांड कर सकता है। लेकिन N के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट है, वो एक्सपांड नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? इतनी बात। लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम लोग, एक आध लुईस स्ट्रक्चर बना दिया है Yes. तो तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करना। ठीक है, आगे लुईस स्ट्रक्चर के बाद जो है वो हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बच्चों तुम्हें पता होगा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो मेन बॉन्ड्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, है ना। देखो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, तभी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आएगा। देखो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। किससे? लीनियर ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग का मतलब होता है ऐसे, बस ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे नहीं कि पूरे तरीके से आ गया ये वाला, नहीं, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, लीनियर ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड का। और पाई बॉन्ड का कौन सा? लैटरल ओवरलैपिंग से, लैटरल ओवरलैपिंग से। लीनियर ओवरलैपिंग एंड सेकंड वन इज लैटरल ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग क्या होती है? एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग। ये केवल एक ही इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है, मैं बता देता हूं। जैसे हमने बोला लीनियर ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग। दूसरी टाइप की ओवरलैपिंग है पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। और तीसरी टाइप की ओवरलैपिंग है एसपी ओवरलैपिंग। याद है, पता है तुम लोगों को? अरे ऐसे, जैसे ये वाला जो है ना, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल, और ये आपस में ओवरलैप कर गए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, है ना। इसको बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग। इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पीपी, पी ऑर्बिटल जो है वो, और ये वाला पी ऑर्बिटल, ये ओवरलैप कर गए। डंबल शेप होता है ना पी का, और एसपी, एक एस है और एक पी है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इन सब से ओवरलैपिंग से किसका फॉर्मेशन होता है बच्चे लोग? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर। और पाई बॉन्ड जो होता है ना, केवल और केवल पीपी लैटरल ओवरलैपिंग से होता है, लैटरल ओवरलैपिंग से। अब देखो ध्यान देना, लैटरल ओवरलैपिंग क्या होती है? वाई एक्सिस के लॉन्ग। लैटरल ओवरलैपिंग को और क्या बोलते हैं बच्चे लोग, बताओ मुझे? लैटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। यस, साइडवाइज ओवरलैपिंग। जैसे मान लो ये है ना, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, अब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये वाले ऐसे, ये ओवरलैप करेगा, मतलब ऐसे हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे, है ना। तो इससे कौन सा बॉन्ड? ये पीपी है, तो पीपी है मतलब क्या है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। पीपी लैटरल मतलब पाई बॉन्ड, पीपी लीनियर मतलब सिग्मा बॉन्ड। इज दैट क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो गई सारे बच्चों को? यस राइट, सर। ओके, आगे बात करते हैं। जैसे हमने बोला कि H और H के बीच में
कौन से टाइप की ओवरलैपिंग है? क्वेश्चन आया, बताएं मुझे। सीएल और सीएल के बीच में कौन से टाइप की ओवरलैपिंग है? अभी बताना, मैं क्वेश्चन दे देता हूं। एन और एन के बीच में कौन कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग है? ओके, अच्छा, ये वाला है ऐसे ही, इसमें कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग है बताएं मुझे। पहले एच के बारे में बताएं सारे बच्चे, पहले हाइड्रोजन के बारे में बताएं, कौन से टाइप की ओवरलैपिंग है इसमें? लीनियर है ना भाई। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1, तो s ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगा ना, तो इसमें ss लीनियर। ओके, यहां पे बताओ, इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np5, इसका ns2np5, तो s तो फुल है ना, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, p जो है वो इनकम्प्लीट है, तो कौन कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? pp। लेकिन सिग्मा बॉन्ड है तो क्या करेगा? pp लीनियर। ओके, यहां पे बताओ मुझे एक बात और बताना चाह रहा हूं, अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा होता है, और अगर डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और एक जो होता है वो पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा और दो पाई पाई होती है। ये चीज तो क्लियर होगी, है ना। आगे यहां पे बताओ, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, कौन कौन सी ओवरलैपिंग होगी? देखो, इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ns2np3, ns2np3, मतलब p जो है वो इनकम्प्लीट है, वही ओवरलैप करेगा। कौन कौन सी ओवरलैपिंग है मुझे बताओ? PP pp, लीनियर एंड लेटरल बस। कितनी pp लीनियर और कितनी pp लैटरल, ये भी बताओ। 1 लीनियर 2 लेटरल यस, ठीक है, 1 pp लीनियर, क्योंकि 1 सिग्मा बॉन्ड है ना, एंड 2 pp लैटरल, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे SO2 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया SO2 का, ठीक है। इसके पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है कि नहीं, क्योंकि फैमिली का सेकेंड एलिमेंट, और इसके पास पी ऑर्बिटल, इसके पास भी पी ऑर्बिटल। यस, तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? इसमें होती है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। भाई पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है कि नहीं? अब इसके पास डी ऑर्बिटल है, इसके पास पी ऑर्बिटल है, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है इसमें। क्लियर? और एक तो सिग्मा है तो पीपी तो होगी होगी, जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा उसी में डी पाई बॉन्डिंग होगी। एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन से में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, तो एक ऑप्शन में ऐसा था SO2। क्लियर बात इतनी? सर ये नाइट्रोजन वाले में ये लीनियर और 2 लेटरल, ये कैसे पता पड़ा? देखो यहाँ पे देखो, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा ना, हाँ ओके सर। एक सिग्मा होगा तो एक पीपी लीनियर होगी, और 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पीपी लैटरल। क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल्स ही है ना इसके पास, तो जो भी होगा चाहे लीनियर हो चाहे लैटरल हो, पीपी ही होगा। अब सिग्मा बॉन्ड है तो पीपी लीनियर होगा, पाई बॉन्ड है तो पीपी लैटरल होगा। कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पीपी लैटरल होगा। इज दैट क्लियर? यस सर क्लियर। ओके, इसी से रिलेट करके हम हाइब्रिडाइजेशन के पास पहुंचते हैं। ओके, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। तो जैसे कोई भी ऑर्बिटल्स जो है ना इंटरमिक्सिंग करते हैं, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल,
अगर ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर रहे, पूरी तरीके से मिक्स हो रहे, तो वहां पे बनता है कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है बच्चों लोग? हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। देखो कैसा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे मान लो ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। अब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए, दो डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट वाले, अब तुम लोग बायो के स्टूडेंट हो, तो डिफरेंट जब चीजें कंबाइन होती हैं, मिक्स होती हैं, तो हाइब्रिड चीज ही बनती है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ऐसे होता है, एक बड़ा लोब्स और एक छोटा, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग हो गई। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे कैसे पता करते हैं, निकालने का हाइब्रिड दो चीजें अगर इंटरमिक्स होती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का तरीका ये है। अगर दूसरा फॉर्मूला देखना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, याद कर लो अभी का भी, शायद याद भी होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है शायद, तो देख लेना, लेकिन याद करना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं, अभी बताऊंगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, और फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितने भी अगर आयंस के बीच में पॉजिटिव चार्ज है उनका नंबर रखोगे, प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, जितने भी निगेटिव चार्ज हैं उनका नंबर केवल रखोगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स क्या होते हैं? जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन हुआ, कोई भी हैलोजन हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है वो मोनोवैलेंट है। करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा। ये दो फॉर्मूले हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। बच्चे लोग ये दो फॉर्मूले तुरंत 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 लर्न करो, पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों फॉर्मूले यूज में आएंगे। कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज में आएंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सर इस पे एक क्वेश्चन करा दो। हाँ अभी इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ओके, देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं यही दो फॉर्मूले में। अगर हमने बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 आया, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आया, तो हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। देखते जाना। ओके चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बता सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, मोनोवैलेंट एटम मतलब सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, यही है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। which having no lone pair। कैलकुलेशन करने के बाद जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आए, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp, है ना। और sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? लीनियर, है ना। बॉन्ड एंगल तो 180 डिग्री पता ही होगा।
अच्छा, अगर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2 इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर, याद कर लो। अगर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। 3 पी के और 1 एस का, तो 4 हो गए ना। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। देखो 3 पी के और 1 एस का और 1 डी का, 5 हो गए। अगर sp3 ट्रायंगुलर बोलो, ट्रायगोनल ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। प्लेनर बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। अभी का अभी लर्न कर लो, एग्जाम में संडे के एग्जाम में अच्छा तरीके से कर सकते हो। 6 नंबर का sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ऐसे कंपाउंड की ज्योमेट्री है जब लोन पेयर ना हो, ठीक है। अच्छा, अगर 7 हुआ तो sp3d3 कौन सी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री? हेक्साहेड्रल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री जो है वो एकदम लर्न करनी है सारे बच्चों को। शायद कुछ बच्चों को लर्न भी होगी ज्योमेट्री सहित लोन। सर, हाँ बोलो। डिफरेंस है यस बोलो। सर, ज्योमेट्री एंड शेप में कोई डिफरेंस है? यस, शेप जो है वो लोन पेयर के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, VSEPR देखेंगे, ठीक है। अगर कभी पूछा जाए कि शेप बताओ तो हम लोन पेयर देखेंगे। लोन पेयर अगर हैं तो शेप जो है वो किसके थ्रू बताएंगे? VSEPR के थ्रू। अगर लोन पेयर नहीं है तो हम लोग ज्योमेट्री बताएंगे। ओके, सर अभी ये एग्जांपल में दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला याद कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, देखते जाओ। सर शेप में हम नहीं देखते ना लोन पेयर, तो शेप जब बतानी हो तो देखो, कभी भी अगर ज्योमेट्री भी बतानी हो, शेप भी बताना हो, तो तुम्हें क्या देखना है? लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं हुए तो ज्योमेट्री VBT के हिसाब से, अगर लोन पेयर हुए तो ज्योमेट्री जो है वो VSEPR के हिसाब से। बस, ज्योमेट्री शेप सब सेम चीजें। अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री जो है वो VSEPR के हिसाब से, अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री VBT के हिसाब से। क्लियर? जो हमने अभी बताया ना, वो ज्योमेट्री विद ऐसे कंपाउंड्स की है जिनके पास लोन पेयर नहीं है। ओके ओके सर। हाँ, देखो अभी एग्जांपल बताएंगे अब क्लियर होगा। जैसे मान लो हाइब्रिडाइजेशन H2O है, एकदम सिंपल सा है, H2O है। इसका हाइब्रिडाइजेशन दोनों फॉर्मूले से निकाल के बताऊंगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का, बताओ। O है, इसके बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं? और O के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ने बॉन्डिंग कर लिया है और 2 बचे, तो वो क्या हो गए? लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2, मतलब कितना आ गया? 4। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आया है। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आया है तो देखो ज्योमेट्री क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। देखते जाना। लेकिन टेट्राहेड्रल कब होगी? जब लोन पेयर नहीं होगा। देखते जाओ। अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp3, है ना। लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो कौन सी ज्योमेट्री होती है? तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेंड शेप, बैंड शेप। है ना, या इसी को बोलते हैं एंगुलर शेप, है ना, या इसी को तुम लोग बोले होगे वी शेप, है ना। तो टेट्राहेड्रल नहीं हुआ, तो ये हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ मुझे, H3O+ का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? क्वेश्चन आ गया कि H3O+ का हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे सारे बच्चे। 4 आ जाएगा ना। यस अब सर। सेकेंड वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल के देखते हैं, है ना। सेकेंड वाला फॉर्मूला एक बार दिखाएं क्या कि लर्न हो गया है? सर इसका स्ट्रक्चर बता दो। हाँ अभी बताएंगे ना, पहले सेकेंड वाले फॉर्मूले से। जब भी कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए
अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज है, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, पहले देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 6। कितने पॉजिटिव चार्ज है, 1। कितने निगेटिव चार्ज है, 0। कितने मोनोवैलेंट है, देखो मोनोवैलेंट कितने हैं, 3। तो 6 माइनस 1 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। 8 डिवाइड बाई कितना हो गया, बोलो 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब 8 डिवाइड बाई Yes, sir. 2 हो गया तो कितना आ गया, 4। बोलो बच्चे लोग, और आ गया कि नहीं आ गया। तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर नहीं, अरे स्ट्रक्चर तो इसका मान लो ये तो सिंपल है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर मतलब शायद डिफिकल्ट हो तो स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दूसरा फॉर्मूला। जैसे हमने बोला कि H ऐसे बोला, इसको हम NH4+ बोलते हैं। वैसे तो पता होगा, इसका स्ट्रक्चर भी पता होगा और हाइब्रिडाइजेशन भी पता होगा तुम लोगों को, लेकिन सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज मैं बता रहा हूं। बताओ मुझे, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सर 4। हाँ 4 आएगा। 1/2 नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है 1, निगेटिव चार्ज 0। मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है 4। तो 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ गया, 4। आ गया कि नहीं आ गया। हमें ऐसा पता है कि H2SO4 है। अब जब तक तुम स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तब तक टाइम हो जाएगा, क्योंकि भाई नीट के पेपर में बहुत ही कम टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, और मतलब क्वेश्चन जो है बायो के भी करने होते हैं, फिजिक्स के भी करने होते हैं, केमिस्ट्री भी करने होते हैं। इतना ज्यादा मतलब लेंथी मेथड कभी नहीं यूज करना है। अब बताओ, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है, सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 पता है बच्चे, बोलो। 1/2 और सल्फर, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 6। कितना चार्ज है, कुछ चार्ज नहीं, 0। ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। अब मोनोवैलेंट कितने हैं, बोलो। 2। मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है 2, Six. ठीक है। 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया। 4 आ गया, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3 आ गया। क्लियर हो रहा है ना। हाइब्रिडाइजेशन दूसरा फॉर्मूला यूज करना एकदम सिंपल है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यूज करना। अब देखो, अगर स्ट्रक्चर बनाते तब भी सिग्मा बॉन्ड जो होते वो 4 आते। हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाया, देखो ये स्ट्रक्चर बनाया था कि नहीं, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया था कि नहीं आया। तो वही चीज आई, लेकिन थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट में आई। क्लियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया सारे बच्चों को। ठीक है, अच्छा बोलो भाई, NO3 माइनस है, हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे जल्दी से सारे बच्चे। XCF4 है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है केवल और केवल, ज्योमेट्री नहीं बतानी है अभी, जल्दी बताएं। CO3 2 माइनस, हाँ बोलो। sp2। sp2, और बोले कोई, यस गुरप्रीत। Yes, sir. sp2. इसका sp2 आया है, सारे sp2, बच्चे बोल sir. रहे। अच्छा, Yes, मैं sir. निकाल लेता sp2. हूँ। 1/2 नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज जो है वो 0 है, निगेटिव चार्ज है 1, और मोनोवैलेंट एटम कुछ नहीं है। तो 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3 आ गया बच्चे। आगे XCF6, sp3d2। sp3d2। वैसे तो ये
लोन पेयर के हिसाब से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला के लिए तुम लोगों को यूज टू कर रहा हूँ कि सेकेंड वाला फॉर्मूला डायरेक्ट तुम लोगों से बनने लगे। एक्सी के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 है, कोई चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम 4 है, मतलब 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 डिवाइड बाई 2 6 हो गया, 6 हो गया, मतलब sp3d2। नेक्स्ट बताएं बच्चे, नेक्स्ट बताएं। सर sp2। sp2 आया। देखते हैं 1/2 कार्बन जो है वो कितने हैं 6, कार्बन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक मिनट NH2NP4 है ना, कितना आया 4 आया, और sp2 आया ना, तो कितना है 6, सॉरी यार, ठीक है 4 माइनस, कोई चार्ज है क्या, पॉजिटिव तो है नहीं, निगेटिव चार्ज है 2, और मोनोवैलेंट एटम कुछ नहीं, 4 + -2 चेक करो सर भाई, नेगेटिव चार्ज तो ऐड होता है ना? सर +2 होगा ना। ठीक है 4 + 2 6 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो गया है 3, 3 मतलब क्या आ गया है sp2, एकदम से क्लियर। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया दोनों फॉर्मूले से। यस सर। अब VSEPR का एक यस VSEPR का एक और मतलब शॉर्टकट भी बताऊंगा VSEPR का। देखो VSEPR में लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। VSEPR में लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री जो हो जाती है वो चेंज हो जाती है। ओके देखो कैसे, नेक्स्ट हम लोग VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखो डायरेक्ट याद करेंगे अपन लोग, अगर sp3d3 है, अपन लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, sp3d3 मतलब 7 है ना, और sp3d3 में एक sp3d3 में केवल एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक लोन पेयर है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी ये याद करना पड़ेगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब ऑक्टाहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप। अच्छा अब बाकी एकदम सिंपल तरीके से याद करो, देखना sp3d2 ऐसे कंपाउंड्स में एक लोन पेयर हो सकता है या तो 2 लोन पेयर वाले कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये जो सर्कल में लिखा हुआ है ना वो लोन पेयर है। sp3d ऐसे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो उसमें या तो एक लोन पेयर होगा या तो 2 लोन पेयर, और 3 लोन पेयर वाला भी कंपाउंड होता है। और अगर sp3 है, देखते जाना, sp3 है तो इसमें एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है 2 लोन पेयर होता है। और अगर 3 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर कुछ अलग ही चेंज हो जाता है, तो मैं 3 लोन पेयर का नहीं। और एक और है sp2 में केवल और केवल एक ही लोन पेयर होते हैं। सब लोग ध्यान से समझना, ऐसे कंपाउंड, अब तुम ऐसा दिमाग लगाओगे कि सर sp3d3 में 3 लोन पेयर वाला कंपाउंड नहीं होगा क्या, एकदम नहीं होगा, ऐसा कंपाउंड है ही नहीं जिसमें 3 लोन पेयर है। मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी है और 3 लोन पेयर भी है, कतई नहीं। तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो ज्योमेट्री याद करो, इसकी ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल है ना, एक लोन पेयर है तो। अब इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या है स्क्वायर प्लेनर, है ना। अब इसकी ज्योमेट्री सीसॉ से, और sp3d है और 2 लोन पेयर हैं तो कौन सी ज्योमेट्री टी शेप। अगर sp3d है और 3 लोन पेयर हैं तो कौन सी ज्योमेट्री
लीनियर। नेक्स्ट है sp3 है पिरामिडल, एक लोन पेयर होगा ना तो पिरामिडल होगा, और 2 लोन पेयर होंगे तो बेंड शेप होगा। sp2 में 2 लोन पेयर होगा तब भी ये क्या होगा, बेंड शेप होगा। अब इसको याद करने का तरीका, इसको याद करने का तरीका है सबसे प्यारी सबसे पहले, सी टी लाई प्यारी पीबी, ऐसा कुछ मतलब याद करने का तरीका है। बस ऐसे इस फॉर्म में रख लेना। तो सबसे प्यारी, प्यारी का मतलब पिरामिडल, ओके। तो सबसे प्यारी, इसको क्या, सबसे पहले, सबसे पहले मतलब प्लेनर। सी टी लाइन, सी सी से, टी टी शेप, लाई लाई मतलब लीनियर, प्यारी प्यारी का मतलब पिरामिडल, बीबी। इतने में ही VSEPR खत्म हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं VSEPR का। देखो कैसे नहीं छूटेगा। अगर हमने बोला क्वेश्चन आ गया कि XCF6 है, सॉरी XCF4 का, XCF4 की ज्योमेट्री बताओ, सभी लोग ट्राई करो। XCF4 की ज्योमेट्री, स्क्वायर लिमिट। देखना XCF4, XC के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्डिंग कर लिया है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस कितने लोन पेयर, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, मतलब 6 हो गया। है ना, 6 हो गया। अगर 6 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर। sp3d2, है ना, sp3d2 और 2 लोन पेयर। तो सबसे प्यारी सबसे पहले, तो 2 लोन पेयर है सबसे पहले, पहले मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई। ये है VBT, सॉरी VSEPR। पता चल जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा VSEPR का। देखो सर लोन पेयर कैसे पता चले आपको? हाँ, लोन पेयर ऐसे पता चला ना, XC है ना, XC के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट गैस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, XC के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, F कितने हैं, 4 है ना। देखो F इधर 1 बॉन्ड 2 3 4, कितने लोन पेयर बचे हैं, बोलो। 2 बचे ना, तो वही तो 2 लोन पेयर मैंने लिखा है। ओके सर। है ना। तो ये जो है वो मतलब भूलना मत। जैसे एक चीज आती पोलर और नॉन पोलर चीज, ठीक है। VSEPR के बाद जो है वो एक चीज आती है पोलर और नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। अब पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैसे पहचानें, बताओ मुझे। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कैसे पहचाना। देखो अगर जिसका डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब म्यू की वैल्यू जो है वो कुछ है, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो वो चीज जो है वो पोलर है। और जिसकी म्यू की वैल्यू जो है वो 0 है, वो क्या है, नॉन पोलर है। एक बात। और म्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक तो फॉर्मूला ऐसे होता है Q/D, जो कि कभी यूज में नहीं आएगा। चार्ज और डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तभी हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। म्यू को क्या बोलते हैं बच्चे लोग, डाइपोल मोमेंट। लेकिन अपने को नीट में ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आए, तुरंत पूछा जाए कि भाई साहब ये पोलर है कि नॉन पोलर है ना। तो कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से।
अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीजें जुड़ी हुई हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो होंगे नॉन पोलर, और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कंपाउंड्स होंगे वो पोलर हो सकते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स वो क्या हो सकते हैं, पोलर हो सकते हैं। ध्यान देना, जैसे तुम लोग को पता है वाटर कैसा है, पोलर। पोलर है। कैसे पता किया, एक वेक्टर मेथड होता है, वेक्टर मेथड से हम लोग ड्रॉ करते हैं, वेक्टर मेथड से पता करते हैं। देखना वाटर का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होता है, ज्योमेट्री Yes, sir. बेंड शेप होती है। देखो ठीक है, अब वेक्टर मेथड से क्या करते हैं कि जिसके पास जो है लोन पेयर, मतलब जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीज होती है वो उधर की तरफ एरो बनाते हैं, ऐसे बना दिए, और इधर की तरफ एरो बना दिया ऐसे। अब दो वेक्टर अगर ऐसे आ रहे तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, मतलब म्यू की वैल्यू जो होगी वो जीरो नहीं होगी, और अगर जीरो नहीं होगी तो वो क्या होगा, पोलर। पोलर होगा। पोलर। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में बता दो। सर हम अमोनिया एरो के पीछे क्रॉस क्यों करते हैं? नहीं, एरो ऐसा होता है कि अगर ऐसे एरो बनाया तो तुम्हें लगने लगेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसलिए ये वेक्टर मेथड के लिए हम क्रॉस कर देते हैं। भाई अगर हम क्रॉस ना करते पीछे, अगर ये ऐसा लगाते तो तुम्हें क्या लगता, बताओ, कि मान लो कोई रिएक्शन हो रही है या कुछ, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लगता कि नहीं लगता, इसलिए उसको अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस लगाते हैं। ओके, ओके सर। अच्छा NH3 का स्ट्रक्चर, NH3 पोलर है कि नॉन पोलर है वो बताना है। NH3 पोलर है कि नॉन पोलर है, तो पोलर NH3 है। की ज्योमेट्री जो होती है पोलर। पिरामिडल है ना। अगर NH3 पिरामिडल है तो पिरामिडल ज्योमेट्री कैसे होती है, N है और नीचे H है। अब लोन पेयर की तरफ, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जो है वो एरो बनाएंगे। अब ये सब एरो जो है वो एक साथ ऊपर को जाएंगे, कैंसिल नहीं करेंगे किसी को, एक साथ ऊपर को जाएंगे, मतलब म्यू की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो पाएगी। अगर कैंसिल करें तो म्यू की वैल्यू जीरो, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो भी क्या है, पोलर। कुछ पता चल रहा है ना यार। अच्छा मतलब क्वेश्चन कर पाओगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओगे ना। यस सर। एक नॉन पोलर के बारे में बता देते हैं, जैसे हमने बोला कि BF3 क्या पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एक और CH4 पोलर है कि नॉन पोलर है। BF3 की ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ना। देखो एक B है और इधर F, ऐसे ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है कि नहीं होती है। ओके नॉन ओके पोलर है दोनों। ठीक है, ओके गुरप्रीत एक बार देखना ये वाला, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, इसको हम ऐसे टेट्राहेड्रल ऐसे बनाते हैं, इसमें देख लो गुरप्रीत, ये टेट्राहेड्रल है। अब वेक्टर मेथड के थ्रू हम लोग बनाएंगे, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है ना, ऐसा। तुम लोगों की कल तो छुट्टी होगी ना, आराम से हॉलीडे होगा, नहीं है क्या हॉलीडे स्कूल में, है ना। है तो थोड़ा सा पढ़ लो,
चलो कल तो प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, फिर संडे को एग्जाम है ना? यस। सर ये CH4 पोलर होना चाहिए ना? देखो ना, मैं बता रहा हूँ, देखो इनका रिजल्टेंट जो है BF3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट देखो एक इधर को आ रहा है और इनका रिजल्टेंट एक इधर को आ रहा है। देखो माइनस हो रहे हैं ना, दोनों ऐड नहीं हो रहे, और माइनस हो रहा है तो म्यू की वैल्यू जो है वो 0, सॉरी म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर माइनस हो रहा है तो ये चीज क्या हो गई? नॉन पोलर। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखें, देखो एक वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसका CH4 को बता रहे, और 3 वेक्टर नीचे हैं, तो तीनों का रिजल्टेंट एक बनाएंगे। अब देखो ये भी माइनस हो रहा है, तो म्यू की वैल्यू 0 आ रही है। ये भी क्या हो रहा है? नॉन पोलर। अगर माइनस हो रहा है तो नॉन पोलर है ना खुशी? क्रिसमस है, सेंटा भी आए। सही है, सेंटा आएंगे और संडे के एग्जाम को अच्छा बना के चले जाएंगे। ओके ठीक है, तो चलो ये नॉन पोलर और पोलर क्लियर हो गया। ये वाली चीजें क्लियर हो गई। अब केवल एक चीज बची है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT थ्योरी जो है वो केवल बची हुई है, और ये वंडरवॉल फोर्सेस बची हुई हैं। ठीक है, बस इतना बचा हुआ है, देखते हैं। ठीक है, लेकिन संडे को एग्जाम देना तुम लोग अच्छे से, NCERT पढ़ के। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। बेटा क्लास का फॉर्म फिल कर देना आप अटेंडेंस का। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चे लोग, चलो मैं भी लीव करता हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।